सभी को मेरा नमस्कार। मैं कुलदीप बीरवाल, लेक्चरर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्लायत, डिस्ट्रिक्ट कैथल, आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत व्यक्तिगत अथवा वैयक्तिक विक्रय यानी पर्सनल सेलिंग नामक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे। आज हम व्यक्तिगत विक्रय का अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ व्यक्तिगत विक्रय की क्या विशेषताएं होती हैं उनके ऊपर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। व्यक्तिगत विक्रय की भूमिका क्या रहती है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और अंत में विज्ञापन, जो हमारा पिछला चैप्टर था, और व्यक्तिगत विक्रय दोनों में क्या अंतर होता है इसके ऊपर हम विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं व्यक्तिगत विक्रय का क्या अर्थ है। तो डेफिनेशन के साथ शुरू करते हैं। परिभाषा के साथ में मिस्टर रिचर्ड्स क्या कह रहे हैं? व्यक्तिगत विक्रय का अभिप्राय किसी वस्तु के संभावित क्रेताओं से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना होता है। व्यक्तिगत का मतलब पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क। संभावित क्रेता, जिनका हम सोच रहे हैं कि ये हमारी वस्तु को जरूर क्रय करेंगे, हम उनको संभावित क्रेता कह रहे हैं। तो पूरी डेफिनेशन फिर से दोहरा देता हूं। व्यक्तिगत विक्रय का अभिप्राय किसी वस्तु के संभावित क्रेताओं से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना है। एक और डेफिनेशन ले लेते हैं। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार यह एक या अधिक संभावित क्रेताओं के साथ वार्तालाप द्वारा विक्रय करने के उद्देश्य से की गई मौखिक प्रस्तुति है। तो दोनों मिलती जुलती डेफिनेशन है, कोई ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा अर्थ और समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसा कि हम पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ के आए हैं, मार्केटिंग मिक्स जो विपणन मिश्रण हमने पढ़ा है, उसके 4 तत्व थे: उत्पाद मिश्रण, मूल्य मिश्रण, संवर्धन मिश्रण और स्थान अथवा भौतिक वितरण मिश्रण। ये हमने चारों जो है वो पिछले चैप्टर में हमने पढ़े। तो इनमें से जो हमारा संवर्धन मिश्रण है, प्रमोशन मिक्स है, उसके जो 4 उप तत्व हैं उसमें से हमने पहला एडवर्टीजमेंट हमने जो है वो चैप्टर कर लिया है। हम दूसरा चैप्टर आज हम कर रहे हैं व्यक्तिगत एवं वैयक्तिक विक्रय। इसके बाद हमारा विक्रय संवर्धन भी आ जाएगा, इसका जो तीसरा तत्व है, और पब्लिसिटी जो चौथा जो इसका उप तत्व है वो भी हम जो है वो कवर करेंगे। तो फिर से एक बार व्यक्तिगत विक्रय का अर्थ दोहरा देता हूं, सामान्य अर्थों में अब दोहराता हूं। डेफिनेशन मैंने आपको दोनों बता दी। व्यक्तिगत विक्रय का अभिप्राय विक्रय वृद्धि के ऐसे माध्यम से है जिसमें क्रेता यानी खरीदने वाला और विक्रेता यानी बेचने वाला दोनों प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने हो जाते हैं। विक्रेता अपने उत्पाद को क्रेता के सामने प्रस्तुत कर देता है, उसकी विशेषताओं का वर्णन करता है और संभावित क्रेता के संदेह, जो भी उसके मन में शंका है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसको दूर करके उसकी पूरी संतुष्टि कर देता है। हम मार्केट में जाते हैं, हम दुकान पर जाते हैं, दुकान वाला हमें वस्तुएं दिखाता है, आप उसको विक्रेता समझ लीजिए, और हम क्रेता हो गए। वो वस्तु का गुणगान करता है, उसकी विशेषताएं वगैरह बताता है, हमें संतुष्ट करता है, हम संतुष्ट हो जाते हैं तो उस वस्तु को खरीद लेते हैं। तो व्यक्तिगत विक्रय का क्या अर्थ हो गया हमारा? उत्पाद के संभावित क्रेताओं से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना जो है वो हमारा व्यक्तिगत विक्रय कहलाता है। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में चर्चा करते हैं। व्यक्तिगत विक्रय की विशेषताओं को जानते हैं, थोड़ा सा इससे अर्थ और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। अगर अर्थ को समझ गए तो विशेषताएं बिल्कुल आसान हो गई। तो सबसे पहले हमारी आ जाती है, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा व्यक्तिगत प्रारूप। व्यक्तिगत विक्रय के अंतर्गत क्रेता और विक्रयकर्ता के मध्य व्यक्तिगत संपर्क स्थापित होता है, अर्थात दोनों पक्षकार आमने सामने होते हैं, बीच में कोई तीसरा मीडिएटर नहीं होता है। एक तो सबसे बड़ी विशेषता यही है। फिर संबंधों का विकास। व्यक्तिगत विक्रय में विक्रयकर्ता और संभावित क्रेता के व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो जाते हैं। इससे संबंधों का बिक्री में जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मतलब आपस में एक जानकारी सी, बढ़िया सी इंट्रोडक्शन सी हो जाती है दोनों की आपस में। तो उससे क्या होता है, संबंधों का बढ़िया विकास होता है और प्रोडक्ट जो है वो और ज्यादा अच्छे प्रकार से वो समझा पाता है हमें। फिर मौखिक वार्तालाप।
इसके अंतर्गत विक्रयकर्ता और ग्राहक के बीच में वस्तु की विशेषताओं जैसे कि मूल्य क्या है, उसका रंग क्या है, आकार किस प्रकार का, डिजाइन किस प्रकार का, प्रयोग करने की क्या विधियां हैं आदि इस प्रकार की मौखिक बातचीत यानी वार्तालाप भी होती है। फिर संदेहों का तुरंत समाधान हो जाता है इसमें। इसके अंतर्गत ग्राहक वस्तु के बारे में अपने संदेहों को विक्रयकर्ता से तुरंत पूछ लेता है, क्योंकि इसमें फेस टू फेस क्रय विक्रय हो रहा होता है। विक्रयकर्ता इन संदेहों को तुरंत उत्तर देकर दूर कर देता है। फिर उसके बाद विक्रय की धीमी गति, इसकी विशेषता। इसके अंतर्गत विक्रय की गति धीमी रहती है। विक्रयकर्ताओं को घर घर जाना पड़ता है, कई बार जाना पड़ सकता है, जब तक कहीं क्रेता विक्रयकर्ता की बात से सहमत नहीं हो जाता। इस प्रकार अपनी बात से क्रेताओं को सहमत करने में अधिक समय लगता है। परिणाम स्वरूप विक्रय की गति धीमी हो जाती है। जो घर घर जो है वो सेल्समैन जो है घूमते हैं प्रोडक्ट के लिए कि हमारा ये प्रोडक्ट है, चाय वगैरह जो है वो घर घर जो है वो पब्लिसिटी करते हुए घूमते हैं। तो इस प्रकार की व्यक्तिगत विक्रय होती है हमारी, तो धीमी रह जाती है। अतिरिक्त सूचनाएं कुछ हो सकती हैं। वैसे तो जब भी कोई कंपनी अपना उत्पाद बाजार में लाती है तो उससे पहले उत्पाद के बारे में क्रेताओं की राय जान ली जाती है। ये हमने जो है वो पढ़ा है मार्केटिंग मिक्स के अंदर। फिर भी व्यक्तिगत विक्रय के दौरान विक्रयकर्ता ग्राहकों से सीधा संपर्क होने के कारण उनकी पसंद के बारे में और भी अधिक नई नई जानकारियां प्राप्त कर लेता है। तो ये हमारी जो है वो कुछ विशेषताएं थी। इसके बाद हम व्यक्तिगत विक्रय की भूमिका के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। कई बार इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है, रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग। तो व्यक्तिगत विक्रय व्यवसाय के संबंधित पक्षकार कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे कि हमारे हो गए व्यवसायियों के लिए महत्व हो गया, ग्राहकों के लिए महत्व हो गया और हमारे समाज के लिए महत्व हो गया। तीनों के जो है ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। हम सबसे पहले हम व्यवसाय के लिए महत्व ले लेते हैं कि किस प्रकार से उसके लिए जो है वो पर्सनल सेलिंग महत्वपूर्ण है। चलिए पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। व्यवसायियों के लिए क्या महत्व हो सकता है। सबसे पहला हमारा पॉइंट आ जाता है प्रभावी संवर्धन यंत्र। इस संवर्धन विधि में विक्रयकर्ताओं एवं संभावित क्रेताओं के मध्य आमने सामने का संपर्क स्थापित होने से उत्पाद की विशेषताओं को विस्तार पूर्वक समझने में सहायता मिलती है। इससे बिक्री की संभावनाएं भी बढ़ती हैं, अतः इसे प्रभावी संवर्धन यंत्र कहा जा सकता है। सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है लोचशीलन यंत्र। व्यक्तिगत विक्रय अन्य विक्रय संवर्धन विधियों की अपेक्षा अधिक लोचशील होता है। उदाहरण के लिए अगर विज्ञापन के लिए सभी के लिए एक समान संदेश होता है, मान लो विज्ञापन में 2% कैश डिस्काउंट की बात की गई है, तो यह शर्त सभी ग्राहकों के ऊपर समान रूप से लागू हो जाती है। जबकि हम व्यक्तिगत विक्रय की बात करें तो आवश्यकता अनुसार विक्रयकर्ता चाहे तो इसे घटा बढ़ा सकता है। फिर प्रयासों के अपव्यय में कमी। व्यक्तिगत विक्रय प्रयासों के अधिक प्रभावी होने के कारण प्रयासों के दौरान ही बिक्री की अधिक संभावना बनी रहती है। प्राय विक्रयकर्ता के प्रयास बेकार नहीं जाते। अगला पॉइंट उपभोक्ता ध्यान। व्यक्तिगत विक्रय में उपभोक्ता के ध्यान एवं रुचि को बिक्री प्रयासों की ओर खींचा जा सकता है। ऐसे में प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित होने की अधिक संभावना रहती है। फिर दीर्घकालीन संबंध। इस संवर्धन विधि में उपभोक्ताओं से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाते हैं, जिससे संबंध लंबे समय तक चल सकता है। इसका लाभ यह होता है कि जब भी उपभोक्ता को पहले खरीदे गए उत्पाद की दोबारा आवश्यकता होती है तो उसका ध्यान फिर से उसी उत्पाद की ओर ले जाया जाना आसान हो जाता है। फिर व्यक्तिगत संबंध की हम बात कर लेते हैं। व्यक्तिगत संबंध स्थापित होने से उपभोक्ताओं का कंपनी में विश्वास बढ़ता है। इससे कंपनी का बाजार प्रतियोगिता में आगे निकलना अपेक्षाकृत ज्यादा आसान हो जाता है। आखिरी पॉइंट प्रारंभिक अवस्था में भूमिका। इस विधि में नए उत्पाद से उपभोक्ताओं को परिचित करवाना अहम भूमिका निभाता है। उपभोक्ताओं को उत्पाद के गुणों की जानकारी देकर उन्हें आसानी से आकर्षित किया जा सकता है। अतः एक उत्पाद की प्रारंभिक अवस्था में इस विधि का विशेष रूप से प्रयोग किया जा सकता है। और आखिरी पॉइंट ग्राहकों से संबंध। विक्रयकर्ता 3 भूमिकाएं अदा करके ग्राहक और कंपनी के संबंध को मजबूती प्रदान कर सकता है। एक तो प्रेरक की भूमिका निभा सकता है वो, जिसमें वो विशेषताएं बताएगा जिससे वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित होंगे क्रेता। फिर सेवा भूमिका की अदा करेगा, उपभोक्ता को घर बैठे ही उत्पाद की जानकारियां देकर उसका समय बचाएगा। और तीसरा सूचनात्मक भूमिका, वह ग्राहकों से उत्पाद की पसंद,
करने और ना करने संबंधी सूचनाएं भी एकत्रित कर लेगा। तो ये कुछ व्यवसायियों के लिए महत्व के लिए जो है वो पॉइंट टू पॉइंट हमने इसको समझा। अगला हमारा पॉइंट समाज के लिए क्या महत्व हो सकता है, जो हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है इसके अंदर, समाज के लिए क्या महत्व हो सकता है। उसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट आ जाता है छिपी हुई मांग। व्यक्तिगत विक्रय छिपी हुई मांग को प्रभावी मांग में बदलता है। प्रभावी मांग से उत्पादन में वृद्धि होती है, लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, उनकी आय में वृद्धि होती है, वे अधिक मांग करते हैं। इस प्रकार यह चक्कर चलता रहता है, इसी से समाज का विकास होता है। छिपी हुई मांग क्या होती है बच्चों? छिपी हुई मांग से अभिप्राय उस मांग से है जिसकी उपभोक्ताओं को जानकारी नहीं होती है। तो हम विज्ञापन के द्वारा या व्यक्तिगत विक्रय के द्वारा उपभोक्ता तक जानकारी पहुंचाते हैं। फिर रोजगार की संभावनाएं, व्यक्तिगत विक्रय के लिए बहुत अधिक लोगों को जो है वो बहुत अधिक लोगों की हमें आवश्यकता पड़ती है। इससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पर्सन टू पर्सन यानी कि आमना सामना करते हुए व्यक्तिगत रूप से जो है वो हम प्रोडक्ट की जानकारी, प्रोडक्ट को सेल करते हैं। फिर कैरियर की संभावनाएं, व्यक्तिगत विक्रय में नव युवक लड़के व लड़कियां अपना कैरियर बनाने का अवसर प्रदान करता है। एक बेरोजगार युवक इस जॉब को आसानी से प्राप्त कर लेता है। अपनी मेहनत, लगन व रुचि से इसी क्षेत्र में वो धीरे धीरे उच्च स्तर को प्राप्त कर लेता है। विक्रेताओं की चंचलता, विक्रयकर्ता किसी एक ही स्थान पर स्थिर नहीं रहते, बल्कि उन्हें अलग अलग जगह पर घूमना पड़ता है। भ्रमण के लिए उन्हें यातायात के साधनों या होटलों की जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि वे आज देश के पर्यटन उद्योग को भी बहुत बढ़ावा मिला है। आखिरी पॉइंट, उत्पाद परमापीकरण। व्यक्तिगत विक्रय में उत्पाद परमापीकरण को बढ़ाया है। इसका अभिप्राय सभी प्रकार के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करके उत्पादों को तैयार करना है। इससे यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि किसी क्षेत्र में किसी परमाप के उत्पाद की कितनी जरूरत है। इस प्रकार कंपनियां विभिन्न परमापों के उत्पाद तैयार करके सभी लोगों की जरूरतों को पूरा कर देती है। तो ये कुछ समाज के लिए महत्व है। अब ग्राहकों के लिए महत्व भी जान लेते हैं, क्योंकि ग्राहक तो जो है वो हमारे व्यवसाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आ जाता है आवश्यकताओं की पहचान करने में सहायक। विक्रयकर्ताओं उपभोक्ताओं के संपर्क स्थापित करके उनकी आवश्यकताओं की और अधिक जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। उससे बताते हैं कि उत्पाद उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में कैसे सहायक हो सकता है। जैसे कोई भी नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च होता है, तो उसकी कीमत और उसकी आवश्यकताओं को कितना वो पूरा कर सकता है, वो सभी जानकारियां जो है वो दी जाती हैं ग्राहकों को। फिर अगला पॉइंट आ जाता है हमारा नवीनतम बाजार सूचना। इस विधि से ग्राहक नए उत्पादों की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त पुराने उत्पादों के हाल ही के मूल्यों, गुणों और बिक्री केंद्रों आदि में किए गए परिवर्तनों की जानकारी भी उनको प्राप्त हो जाती है। ये सूचनाएं ग्राहकों के क्रय निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है विशेषज्ञों की सलाह। विक्रयकर्ताओं को विभिन्न कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की लगभग पूरी जानकारी होती है। वे सभी की तुलना करके बताते हैं कि उनका प्रोडक्ट कैसे अन्यों से बेहतर हो सकता है। इस प्रकार ग्राहकों को विशेषज्ञों की सलाह मुफ्त में ही प्राप्त हो जाती है। वे अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह से बढ़िया क्रय करने का निर्णय ले सकते हैं। फिर ग्राहकों को प्रेरित करना। विक्रयकर्ता ग्राहकों को बताते हैं कि उनका उत्पाद उनके जीवन स्तर में कैसे वृद्धि कर सकता है। जब ग्राहकों को यह जानकारी प्राप्त होती है तो वे इस उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं और अपने जीवन स्तर में वृद्धि करने में सहायक रहता है उनके। तो ये कुछ हमारे पॉइंट हैं जो ग्राहकों के लिए महत्व प्रदान करते हैं। हमारा अगला पॉइंट आ जाता है विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय में अंतर। यह हमारा आखिरी पॉइंट है। तो अंतर के आधार से समझेंगे। सबसे पहला हमारा आ जाता है व्यक्तिगत संपर्क। तो विज्ञापन में अव्यक्तिगत संपर्क होता है और व्यक्तिगत विक्रय में व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जाता है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है इसमें संदेश की एक रूपता। तो विज्ञापन में संदेश में एक रूपता होती है क्योंकि वो सभी उपभोक्ताओं के लिए समान होता है, जबकि हम व्यक्तिगत विक्रय की बात करें तो संदेश में एक रूपता नहीं होती। उपभोक्ताओं के व्यवहार को, उनकी आवश्यकताओं को देखकर इसमें संशोधन किया जा सकता है। फिर हम लोचशीलता की बात कर लेते हैं। तो विज्ञापन जो है वो
लोचशीलता का अभाव पाया जाता है इसमें, क्योंकि वो सभी ग्राहकों के लिए एक समान ही होता है, जबकि व्यक्तिगत विक्रय जो है वो पूर्ण रूप से लोचदार होता है। आवश्यकता अनुसार हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। फिर एरिया की बात कर लेते हैं, क्षेत्र की। तो सबसे पहले विज्ञापन। तो विज्ञापन के माध्यम से संदेश एक ही समय पर अनेक व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सकता है, जबकि अगर हम व्यक्तिगत विक्रय की बात करें तो संदेश एक समय पर एक ही व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों तक ही पहुंचाया जा सकता है। फिर अगला पॉइंट हमारा आ जाता है लागत यानी कि कॉस्ट। तो विज्ञापन अपेक्षाकृत कम खर्चीली विधि होती है, क्योंकि एक खर्चे में बहुत सारे लोगों तक हम अपने प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचा सकते हैं। वहीं व्यक्तिगत रूप से अगर हम बात करें तो यह अधिक खर्चीली पद्धति होती है। अगले पॉइंट की बात करें समय। तो विज्ञापन में उत्पाद की जानकारी ग्राहकों तक पहुंचाने में बहुत कम समय लगता है। हमने विज्ञापन वाले चैप्टर में पढ़ा था, उदाहरण के रूप से अखबार। एक अखबार जो है वो कितने बड़े एरिया को जो है वो कवर कर लेता है, लगभग हर घर में जो है वो न्यूज़पेपर जाता है। तो बहुत जल्दी ही जो है वो हम अपने प्रोडक्ट की जानकारी ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं। वहीं व्यक्तिगत संपर्क की बात करें तो अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। फिर माध्यम, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि विज्ञापन का माध्यम होती हैं। वहीं विक्रयकर्ताओं द्वारा जो है वो व्यक्तिगत विक्रय जो है वो किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। तो विज्ञापन में ग्राहकों की प्रतिक्रिया का तुरंत पता नहीं लग पाता, वहीं अपेक्षाकृत व्यक्तिगत संपर्क में तो तुरंत पता चल जाता है। हमने ये पढ़ा है। फिर उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, उद्देश्य। तो विज्ञापन का उद्देश्य उत्पाद में रुचि पैदा करना और उसे बनाए रखना होता है। वहीं व्यक्तिगत विक्रय का उद्देश्य होता है कि क्रय निर्णय को तुरंत प्रभावित करना, ग्राहक फटाफट से ग्राहक जो है वो प्रोडक्ट को ले ले। हमारा आखिरी पॉइंट उपयोगिता, यूटिलिटी, यूजफुलनेस। तो विज्ञापन संवर्धन की जो विधियां हैं उसमें अंतिम वो उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी होता है, जो संख्या में अधिक हो सकते हैं। वहीं अपेक्षाकृत अगर हम व्यक्तिगत विक्रय की बात करें तो यह विधि औद्योगिक क्रेताओं व मध्यस्थों जैसे डीलर, फुटकर विक्रेताओं आदि के लिए उपयोगी होता है। ये संख्या में कम भी होते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर हमने व्यक्तिगत अथवा जिसको हम व्यक्तिगत विक्रय भी कहते हैं उसकी भूमिकाओं के हमने ऊपर चर्चा की, उसके अर्थ को हमने समझा, उसकी 2 परिभाषाएं हमने पढ़ी, साथ ही साथ हमने विशेषताओं के ऊपर भी चर्चा कर ली। और व्यक्तिगत विक्रय की जो भूमिका है जिसमें हमने उपभोक्ताओं, ग्राहकों या कहें तो हम हमारे व्यवसायियों के ऊपर उसका क्या महत्व होता है, इस प्रकार की हमने जो है वो चर्चा की। और हमने अपने टॉपिक का जो है वो लास्ट में हमने पढ़ा विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय में क्या डिफरेंस होता है। तो उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। आप सबके लिए गृह कार्य, आप अपनी कॉपी में जो है वो प्रश्न के रूप में लिख सकते हैं कि व्यक्तिगत विक्रय का व्यवसायी, ग्राहक तथा समाज के लिए क्या महत्व होता है, उसका उल्लेख करना है। साथ ही साथ व्यक्तिगत विक्रय की भूमिका को संक्षिप्त व्याख्या कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 में विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय में अंतर स्पष्ट करना है। तो ये आपको होमवर्क के रूप में कार्य रहेगा। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप सब आसानी से इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। धन्यवाद।